अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो तो दैट वाज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और सेल के ऑर्गेनल्स पढ़े हमने। सेल के ऑर्गेनल्स क्या हैं वो कुछ रह गए थे, आज हम वहीं से जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यानी हमने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर्स, पहले साइटोप्लाज्म पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, सेल वॉल पढ़ा था, साइटोस्केलेटन क्या होता है ये पढ़ा था। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स कुछ पढ़े थे। सेल ऑर्गेनल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद जो है राइबोसोम्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सब हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स से। लाइसोसोम्स बेसिकली स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम्स बेसिकली ऑर्गेनल्स हैं हमारे सेल में। यानी सेल में लाइसोसोम्स का क्या रोल है? बेसिकली लाइसोसोम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है या सिक्रीट करता है सेल के अंदर। तो डाइजेशन का जो काम है या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी सेल में बन रहे हैं या सेल के अंदर जो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है वो इस लाइसोसोम्स की वजह से हो रही है। अब लाइसोसोम सेल के अंदर किस तरह जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है या उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ये हम अभी अपने इस डायग्राम में देखते हैं। ये जो डायग्राम है आप देखें कि यहाँ से गोल्जी अपैरेटस से एक ऐसा जो है सब्सटेंस निकला जिसको डाइजेस्ट करना है जो ज़रूरी नहीं है। तो लाइसोसोम्स आएंगे यहाँ पर, लाइसोसोम्स जो हैं वो टारगेट करेंगे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सिक्रीट करेंगे, मटेरियल जो है जो टारगेटेड मटेरियल है उसको जो है डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज होने के बाद जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूजन होने के बाद जो है टारगेटेड सेल्स हैं या टारगेटेड सब्सटेंसेस हैं यानी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर जो लाइसोसोम्स जब फ्यूज़ हो जाएंगे उनके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ दैट सब्सटेंस कर देंगे। यानी उन सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सिक्रीट हो रहे हैं लाइसोसोम से वो करेंगे। लाइसोसोम्स का अगर फंक्शन देखा जाए तो वो यही है फंक्शन है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स या वो प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी यानी हमारी सेल की बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो वेस्ट है, उसको जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डीकम्पोज करता है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल की, दैट इज़ सेंट्रियोल। हॉलो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल्स हैं। सेंट्रियोल्स का अगर मेन फंक्शन या मेन रोल या इम्पॉर्टेंस देखी जाए तो वो ये है कि सेल डिवीजन के दरमियान या सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो इस सेंट्रियोल्स से निकलते हैं। यानी स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो विद इन अ सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन के प्रोसेस के दरमियान जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है ये सेंट्रियोल से होती है। एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं और अगर हम सेंट्रियोल का डायग्राम देखें तो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि सेंट्रियोल जो हैं वो 3 प्रोटीन्स से मिलकर बने हुए हैं। ये 3 प्रोटीन्स के ट्रिपलेट जो है ये 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो राउंडेड शेप में जो है सेंट्रियोल्स बनाते हैं और ये होलो सिलेंडर होते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल पे जाते हैं, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल बेसिकली स्टोर हाउस है यानी स्टोरेज ऑफ सेल जो है सेल में अगर स्टोरेज का जो काम है वो करता है वैक्यूल। चाहे वो डाइजेस्टिव फूड हो या वेस्ट प्रोडक्ट्स हो वो सारा जो है स्टोर होता है हमारे इस सेल के वैक्यूल के अंदर। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल देखे जाए तो प्लांट सेल में वैक्यूल ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बाकी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो साइड पर हो जाते हैं। इवन जो न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद होता है वो भी एक साइड पर चले जाता है ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं यानी एक बड़ा वैक्यूल नहीं होता, वहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जब से हमने बायोलॉजी अभी स्टार्ट की है पढ़ना, हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर क्या है ये तो आपको समझ आ गई है, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंसेस क्या हैं वो अभी हम अपने इस लेक्चर में देखते हैं। न्यूक्लियस की बात करें या न्यूक्लियस की बुनियाद पर, न्यूक्लियस की डिफरेंसेस की बुनियाद पर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी
वो ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हैं उनके पास न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होगा, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उनमें जो न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता, यानी न्यूक्लियस जो है कंडेंस फॉर्म में तो होता है लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप में बंद नहीं होता, बल्कि डीएनए जो है वो एक साइड पे कंडेंस्ड फॉर्म में, एग्रीगेट फॉर्म में मौजूद होता है। बाकी ऑर्गेनल्स की अगर बात की जाए, बाकी ऑर्गेनल्स की डिफरेंसेस पे बात की जाए, तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। अगर हम ऑर्गेनल्स पे बात कर रहे हैं, ऑर्गेनल्स की बुनियाद पर डिफरेंसेस देखें, तो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारा गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी ऑर्गन्स जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, यानी मेम्ब्रेन से बाउंड हुए हुए होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होते। उसके बाद साइज की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10 गुना ऑन एवरेज ज़्यादा बड़ा होता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल से। फिर सेल वॉल की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल वॉल जो है या तो वो प्लांट्स या फंजाई की, जिसकी भी बात हो रही है, या तो वो सेल्यूलोज से बना है, और फंजाई की बात की जाए तो वो चिटिन से बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर सेल वॉल तो मौजूद होता है लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। पेप्टाइडो ग्लाइकन से वो बने हुए होते हैं और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर से भी ये बने हुए होते हैं। उसके बाद अगर हम रिलेशन देखें सेल साइज का या सेल के स्ट्रक्चर का और सेल के फंक्शन का, कि सेल का साइज सेल का फंक्शन पे क्या असर कर रहा है, या सेल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइज और फंक्शन की बुनियाद पर किस तरह होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है, ये हम अपने इस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं। यहाँ पहली बात लिखी है साइज एंड शेप की। रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स एंड जाइलम सेल्स, जो कि प्लांट में मौजूद होता है जाइलम सेल, इसकी यहाँ एग्जांपल दी है। रेड ब्लड सेल्स राउंडेड बॉडीज होती हैं, ये राउंडेड बॉडीज इसलिए होती हैं ताकि प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो है या ग्लोबुलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो है उसको अकोमोडेट कर सके, यानी जो रेड कलर पिगमेंट हमारी बॉडी में या ब्लड में जो रेड कलर पिगमेंट है उसको अकोमोडेट करे ताकि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सके या ट्रांसपोर्ट कर सके ऑक्सीजन की। इसके बाद नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी तक नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प कर सके, यानी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सके। इसी तरह जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, तो एक यानी रूट्स से लेकर अगर हमें पहुंचाना है लीव्स तक वाटर, तो ये काम जाइलम का है कि वो हॉलो होते हैं, सिलेंडर होते हैं और उसके बाद वो लॉन्ग होते हैं जिनकी बुनियाद पर उन्हें वाटर कंडक्ट करना होता है। इसके अलावा उनकी वॉल जो है थिक होती है, वो भी कंडक्शन की वजह से है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, यहाँ लिखा है कि रूट सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है उसका भी कोई ना कोई रेशियो या कोई ना कोई रिलेशन है। अगर रूट सेल्स की यहाँ एग्जांपल दी हुई है तो रूट सेल्स की बात करते हैं। रूट सेल्स में ये बताया गया है कि रूट सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा ले सकें वाटर का, यानी वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रीज़ में पहुंचा सकें या लीव्स तक पहुंचा सकें। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं ऑर्गेनल्स की बुनियाद पर, यानी ऑर्गेनल्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनल्स की बात करें तो वो ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं वो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। इसी तरह अब साइज़ की बात करें तो ऑन एवरेज देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10 गुना बड़ा होता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल से। इसके बाद देखते हैं सेल वॉल। अगर सेल वॉल की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल में अगर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है और इसके अलावा अगर फंजाई की बात करें तो वो चिटिन से बना हुआ होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं टॉपिक पे, दैट इज रिलेशन बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। सेल का फंक्शन जो है वो किस तरह रिलेट करता है सेल के स्ट्रक्चर से, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल के फंक्शन में, ये हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे।
देखे जाए सबसे पहला पॉइंट है साइज एंड शेप। साइज एंड शेप जो है एक स्ट्रक्चर में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर रेड ब्लड सेल्स को देखा जाए तो दे आर राउंडेड इन शेप, यानी वो राउंड शेप में है। ये राउंड शेप में इसलिए है ताकि वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन या ग्लोब्यूलिन हीमोग्लोबिन जो है उसको एकोमोडेट कर सकें, अटैच कर सके, ताकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में इनहेल हो सके। उसके बाद अगर नर्व सेल्स की बात करें, नर्व सेल्स बहुत लॉन्ग होते हैं। ये लॉन्ग इसीलिए होते हैं ताकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यानी अगर ब्रेन से नर्व ट्रांसपोर्ट हो रही है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, तो और लेग में हमें इंजरी हुई है या नी इंजरी हुई है, वहाँ तक अगर हमें इम्पल्सेस प्रोवाइड करने हैं तो हमें नर्व इम्पल्स को तो हमें चाहिए कि हमारे जो नर्व इम्पल्स हैं वो लॉन्ग हो। इसी बुनियाद पर सेल का जो स्ट्रक्चर है कि नर्व सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, ये बेस करता है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज जाइलम सेल। जाइलम सेल्स की बात करें तो वो थिक होते हैं और लॉन्ग होते हैं। ये प्लांट्स पे पाए जाते हैं और वाटर को कंडक्ट करते हैं, यानी कंडक्शन ऑफ वाटर का जो कंडक्शन ऑफ वाटर का जो रोल प्ले करता है वो जाइलम सेल प्ले करता है। इसी वजह से इन्हें थिक होना पड़ता है और उसके बाद ये लॉन्ग होते हैं ताकि रूट्स से लेकर ऊपर तक ये वाटर को प्रोवाइड कर सके। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो की बात करते हैं। सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज क्यों होता है? जैसे कि रूट सेल्स हैं, रूट सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सप्लाई कर सके। इसी बुनियाद पर, इसी वजह से, इसी बेस पर रूट सेल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंडक्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। फिर बात करते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स की। जो सेल्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लीव्स में जो सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो स्टेम जो है या रूट्स जो हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा, यानी सिर्फ उन सेल्स में मौजूद होगा जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है या फोटोसिंथेसिस करनी होती है। यानी स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑर्गेनल्स भी स्पेसिफिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर या स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शंस पर बेस करती है। एक सेल के अंदर वो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जो उस सेल की या उस टिश्यू में उसकी स्पेसिफिक फंक्शन हेल्प करने में मदद दे रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल को हम ओपन सिस्टम क्यों कहते हैं? बेसिकली सेल को हम ओपन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल, जो मटेरियल उसको चाहिए होते हैं वो इन एंड आउट कर सकता है। ये जो स्पेसिफिसिटी है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, यानी सेल में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर, वो ये काम करती है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सब्सटेंस पास आउट हो सके। वो सब्सटेंसेस जो सेल को नहीं चाहिए हो वो एक्सक्रीट आउट कर दे या बाहर निकाल दे, आउट ऑफ द सेल कर दे। ये काम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, यानी सेल मेम्ब्रेन का। या वो सब्सटेंसेस जो सेल की नीड है, सेल को ज़रूरत है, उसका इनटेक जो है इन दी सेल लेना ज़रूरी है। इसी वजह से जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो पास कर सके और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो पास ना कर सके। तभी कहते हैं कि सेल एक ओपन सिस्टम है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की स्टेबिलिटी, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल की स्टेबिलिटी बरकरार रखती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल साइज एंड सरफेस रेशो टू वॉल्यूम रेशो। यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं, एक लार्ज सरफेस एरिया है, एक क्यूब का। जो सेल है यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल है, यानी उसके 6 साइड्स हैं, यानी एक सेल का अगर सरफेस एरिया देखें तो वो मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं छोटे साइज के सेल बनिस्बत बड़े साइज के। अब सरफेस एरिया की जो बात कर रहे हैं तो एक लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया है, एक साइड का 30 माइक्रोमीटर, तो पूरे सरफेस एरिया का साइज होगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसकी बात करें कि एक उसी साइज का सेल है लेकिन उसमें न्यूमरस सेल हैं, उसी साइज के छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं, यानी एक लार्ज सेल के निस्बत 9 स्मॉल सेल्स मौजूद हैं या 9 स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद हैं। उसकी सरफेस एरिया की बात करें तो हर स्मॉल क्यूबॉइडल सरफेस एरिया जो है उसका सरफेस एरिया है 10 माइक्रोमीटर। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 27 क्यूब्स बनते हैं, यानी 27 साइड्स बनती हैं इस क्यूब की। इस 27 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 16
1200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, यानी एक लार्ज मॉलिक्यूल या एक लार्ज सेल के बनिस्बत स्मॉल सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा है, बजाय इसके कि बड़ा सेल हो उससे बेहतर है या उससे बेहतर है कि उसी साइज़ के स्मॉल न्यूमरस सेल्स मौजूद हों। अब हम बात करें पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ सेल। इन एंड आउट ऑफ सेल की बात करें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात आती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन में कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती। अब ये सब्सटेंसेस को अलाउ करना और ना करना किस बेस पर है, कौन सी टेक्निक्स या मेथड्स हैं सेल के पास, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर ऑस्मोसिस, फिर फिल्ट्रेशन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिर आता है एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की बात करें तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दी अदर प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी एक कंसंट्रेशन, एक जगह जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बनिस्बत दूसरी जगह जिस पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, वहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है मूव करेंगे टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन एरिया। एक जगह जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है और एक जगह जहाँ पे क्राउड नहीं है, तो जहाँ पे क्राउड है वहाँ से जो इंडिविजुअल्स हैं वो मूव होकर उस एरिया में जाएंगे या उस ग्राउंड में जाएंगे जहाँ पे खाली है स्पेस या कम लोग हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस यही कहलाता है कि वो एरिया जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की, वहाँ से मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं या मूव करते हैं टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में एक और टाइप है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। जब ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो है डिफ्यूजन। लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करते हैं कि हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन तक ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, बीच में एक ज़रिया होता है ताकि वो ज़्यादा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो, या मॉलिक्यूल्स अगर बड़े हों तो सेल से नहीं निकल पाते, सेल मेम्ब्रेन से नहीं निकल पाते, तो उनके लिए ऐसी क्या टेक्निक है, बेसिकली होती हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए या मूव करने के लिए अगर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ज़रिए मूव होती हैं तो हम कहते हैं ये प्रोसेस है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का। एग्जाम्पल जो है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की यहाँ बोर्ड पर है। यहाँ देखें कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन दिखाई गई है। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल सकते, वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ईजीली और एफिशिएंटली बाहर निकल जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल हैं, छोटे हैं या ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उन्हें अलाउ करता है कि वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लें, वो मॉलिक्यूल जो हैं आराम से क्रॉस करते हैं और आउटसाइड दी सेल पहुंच जाते हैं। यहाँ देखें डिफ्यूजन का क्या प्रोसेस है, वही प्रोसेस है कि यहाँ पर जो है सेल्स, यहाँ पर जो हैं वो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई है, और यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन कम है, तो ये वहाँ मूव करें टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमने बात की डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, यानी अब सेकेंड पार्ट, यानी अब ये थर्ड पार्ट है या थर्ड टाइप है हमारा इन एंड आउट ऑफ सेल का, यानी किस तरह मॉलिक्यूल्स जो है वो पास करते हैं सेल से इन एंड आउट, और ये इसका थर्ड टाइप है। ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज़ दी मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। यानी ऑस्मोसिस जो है मूवमेंट ऑफ वाटर है, पानी की मूवमेंट है फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे हैं एक जगह से जहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है उस जगह पर जहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आइए अब बोर्ड पर चल के मैं आपको बताती हूँ थ्रू डायग्राम के किस तरह ये मूव करते हैं। यहाँ पे मैं एक जार बना रही हूँ, जार के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे ही मैं कहूँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कुछ मटेरियल को अलाउ करती है और कुछ मटेरियल को अलाउ नहीं करती। अब मैंने बात की थी ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में कहा था कि सोल्यूट हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स बना देते हैं हम ग्रीन कलर के, यहाँ पर भी सोल्यूट पार्टिकल्स बना देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात हो रही है ऑस्मोसिस में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी बना लेते हैं। अब ऑस्मोसिस की बात की है तो ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम एरिया ऑफ लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन। वो एरिया जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, सोल्यूट की मिकदार कम मौजूद है, उस एरिया में जाएंगे जहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, यानी कंसंट्रेशन जो है हाई है। उस तरफ मूव करें जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक कम लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस जो है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन, उस जगह से जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और जाएंगे किस तरफ? उस तरफ जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जो है ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस की बात करें, हमारे पास मौजूद होते हैं, एक बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन की, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। इसके बाद हाइपोटोनिक की बात करें तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। यहाँ पर वाटर बैलेंस का प्रॉब्लम आता है, यानी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे सेल जो हैं, या एनिमल सेल या प्लांट सेल, किस तरह बिहेव करते हैं या उनमें क्या असर होता है, ये हम अपने अभी नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम बताया गया है। फर्स्ट देखें तो एनिमल सेल है, सेकंड देखें तो प्लांट सेल है। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें कि वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम है, तो यहाँ क्या होगा? सेल रप्चर हो जाएगा। सेल क्यों रप्चर हो जाएगा? कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे वाटर के टुवर्ड सेल, और सेल में जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स वाटर के आने शुरू होंगे, सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ऑस्मोसिस का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी, वहां से मूव हुए हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन एरिया, यानी यहाँ पर जो एनिमल सेल है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना स्टार्ट हुई, और इन दी एंड जो हमारा सेल है, एनिमल सेल, वो बर्स्ट हुआ और रप्चर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी वाटर की और सोल्यूट की जो मिकदार है वो बराबर है, इवन है, इक्वल है। इसी वजह से आप देखें सेल जो है बिल्कुल नॉर्मल है, लाइव सेल है, वाटर आ रहा है और वाटर निकल भी रहा है। इसके बाद हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में देखिए सेल श्रिंक हो रहा है। सेल इसलिए श्रिंक हो रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? हाइपरटोनिक है सोल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब आपको कलर से ही नजर आ रहा है कि डार्क कलर है। दैट मीन्स कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा सोल्यूट है। अब ज्यादा कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन हो गई। अब लो कंसंट्रेशन से जब मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की बाहर, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। यही वजह है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है सेल नॉर्मल हो जाता है, टर्बेट हो जाता है, लेकिन बर्स्ट नहीं होता है। बर्स्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास सेल में, प्लांट सेल में वैक्यूल मौजूद है। वैक्यूल की यही खासियत है कि वो स्टोरेज है, लार्ज वैक्यूल है, तो वो वाटर को स्टोर कर लेता है। इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर जो है अभी सेल को टर्बेट कर रहा है, रप्चर नहीं कर रहा प्लांट सेल में। बात करें अगर हम
आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो बिल्कुल नॉर्मल फ्लेक्सिड कंडीशन में होते हैं हमारे ये प्लांट सेल्स, और हाइपरटोनिक की बात करें तो यहाँ पे श्रिंक हो जाते हैं सेल्स बिल्कुल एनिमल सेल्स की तरह, क्योंकि मूवमेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो सेल से बाहर है। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या ब्लड प्रेशर। किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल को या बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जब थ्रू प्रेशर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम वहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करवा रहे हैं। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो फोर्स रिक्वायर होती है दैट इज ब्लड प्रेशर या वाटर प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे डायग्राम आप देखें तो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से बाहर यानी स्वेटिंग हो रही है यहाँ पे, तो ब्लड प्रेशर से बाहर जो निकल रहे हैं वो थ्रू फिल्ट्रेशन है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर हो रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो ब्लड के प्रेशर की वजह से या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी वाटर के प्रेशर से ये मॉलिक्यूल्स जो है आउट ऑफ दी सेल जा रहे हैं, आउट ऑफ दी स्किन जा रहे हैं। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन to an area of higher concentration. This movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP. मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है एक जगह जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है और उस जगह मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पर अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इट मीन्स कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसीलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होता है, और अगर एनर्जी यूज़ हो रही है तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की बात जो है इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर या फर्दर चैप्टर में इन डिटेल करेंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सोडियम और पोटेशियम पंप का। बात करते हैं आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल की। अगर आप इनसाइड ऑफ द सेल देखें तो यहाँ पे पोटेशियम जो है ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेशियम कम है, यानी पोटेशियम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे मूव हो रहा है। यहाँ से पोटेशियम जो है आउटसाइड ऑफ द सेल से निकलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एक्टिव प्रोटीन्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, उस जरिए जो है ये अंदर आता है और 3 सोडियम जो है वो बाहर चले जाते हैं। यानी सोडियम की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यानी सोडियम मूव कर रहा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसी तरह पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी मूव कर रहा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये जो काम है ये काम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वो इन या आउट कर सके किसी भी मॉलिक्यूल को। यहाँ पे जो है हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया। इसके बाद हमारा एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस रहता है, यानी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल का एक पॉइंट या एक टॉपिक या एक टाइप अभी रहती है। लेकिन आज के इस लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।